नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 7 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एंड आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज 3 इश्यूज़ है, तीनों को हम देखेंगे। पहला रहेगा ऑटोक्रेट्स एंड ऑयल, कि किस तरीके से हम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। दूसरा जो आर्टिकल रहेगा वो ये कि हम जिस तरीके से डिजिटाइजेशन या डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें हमें फिज़िकली भी कुछ एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है, जिसमें गवर्नेंस और जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, इन दोनों चीज़ों पर भी हमें फोकस करना होगा। तो ऐसे में हम समझेंगे इस आर्टिकल को। और लास्ट आर्टिकल, जो थर्ड आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, वो रहेगा द फायर नेक्स्ट टाइम, कि इसमें जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं उनमें लोकल कम्युनिटीज़ का कितना हम कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, और कैसे हम जो ये क्लाइमेट चेंज के चलते हैं जंगलों में आग लग रही है बहुत ज़्यादा, उससे हम बच सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को भी देख लेंगे। बाकी बता दूंगा लास्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या फिर जिनको आपको एक बार नज़र डालनी चाहिए। पहले हम ये तीनों आर्टिकल्स देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है फिजिकल फॉर डिजिटल। देखो, इस आर्टिकल को लिखा है वराद पांडे और रोहित कुमार ने। इनका ये कहना है कि जो यूनियन बजट आया 2022 का, उसमें डिजिटल वर्ड पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है और दिया गया है। और ये भी है कि बजट में इतना अनाउंसमेंट हुआ है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPIs क्रिएट की जा सके। इसका मतलब ऐसी सिस्टम को डेवलप करना जिससे कि हमारे लिए जो भी सर्विसेज अवेल होती हैं उनको हम डिजिटली ट्रैक कर सके और उससे एक एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो ऐसे में ये जो आइडिया है जिसमें डिजिटल IDs की बात करते हैं हम, या डेटा एक्सचेंज की बात करें, पेमेंट सिस्टम की बात करें, या हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन, कोई भी हो, हर सेक्टर में डिजिटल सेगमेंट को लाने की सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है। तो ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, इनके पीछे भी हमारे पास में बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो ये शो करते हैं कि वाकई में इंडिया जो है एक ट्रेंड सेटर है। अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, दैट मीन्स अगर हम DPI मूवमेंट की बात करें, दैट मीन्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए हम हमारे लोगों को कितनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ऐसे में आधार, UPI, या फिर आप देख सकते हो कि E-गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए डिजिट जैसे प्लेटफॉर्म, और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि हमने यहाँ पर डिजिटली डेवलप किए हैं, और हमारी जो सर्विस डिलीवरी है वो आसानी से हो पाई है। और भी ज़्यादा, एक ये कहता है ना कि एग्जाम्पल है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे में अब सरकार जो है हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन को, इन सब को भी अपनी तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहती है। अब मेन जो है यहाँ पर वो कि सरकार का अभी जो मतलब अपकमिंग डेज में जो फोकस रहने वाला है वो 3 pronged, मतलब 4 की अनाउंसमेंट है, 3 नहीं 4 अनाउंसमेंट जो कि बजट के टाइम पे किए गए हैं। पहला तो हेल्थ के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ये करना चाहेगी कि एक डिजिटल रजिस्ट्री क्रिएट की जाए, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रजिस्ट्री हो जाएगी, जिसमें एक यूनिक हेल्थ ID भी बनेगी हर एक इंडिविजुअल की, जो कहीं पर भी अगर थोड़ा बीमार हो जाता है तो उसकी एक एंट्री बन जाएगी और उसके बाद में ID इशू हो जाएगी। उससे क्या होता है कि उस इंडिविजुअल की हेल्थ हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड होती चली जाएगी, और वो कहीं पर भी जाकर के अगर ट्रीटमेंट लेना चाहे तो ट्रीटमेंट में उसको अपने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स और वो ले जाने की नौबत नहीं आएगी। तो यूनिक हेल्थ ID, और साथ में एक कंसेंट फ्रेमवर्क। कंसेंट का मतलब कि हाँ जी, आपसे सहमति ली जाएगी कि आपसे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार जो है वो जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है बजट अनाउंसमेंट के हिसाब से देखें तो। दूसरा सेगमेंट है स्किलिंग। देखो, सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। इसका मतलब कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना ऑनलाइन ट्रेनिंग के बेसिस पे। तीसरा, लॉजिस्टिक्स को प्रमोट करने के लिए सरकार के द्वारा यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। अब आपको पता है कि जब भी हम कोई माल या फिर कोई भी गुड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस गुड को प्रोडक्शन से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाने में कितनी ज़्यादा एक तरीके की चेन काम करती है कि हाँ जी, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन होने के बाद में उनको स्टोर करने की फैसिलिटी, स्टोर होने के बाद में फिर सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सारा ओवरऑल लॉजिस्टिक्स में आ जाता है। तो
कहने का मतलब गुड्स को इजीली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ये यूलिप प्रोग्राम है, इस पर सरकार काम करेगी। और फिर बाद में आ जाता है कि मोबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करवाना, जो पैसेंजर्स हमारे यहाँ पर ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी ओपन सोर्स प्रोवाइड करना। इससे क्या होगा कि वही चीज़ है कि कहीं पर कोई भी जाना आना चाहे तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी ईजी रहे, टिकट बुकिंग और ये सारी चीज़ें और सारी फैसिलिटी ओवरऑल। तो ऐसे में ये 4 मेन थीम्स हैं या 4 मेन अनाउंसमेंट्स हैं जिनको सरकार ने बजट के टाइम पे किया है। तो इसमें देखो सारा का सारा डिपेंडेंसी किस पे आ रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो बोले ये वेलकमिंग कदम है, नो डाउट अच्छी बात है, पर हमें थोड़ा सा अभी रिसेंट जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा कि जैसे सरकार ने हेल्थ, जॉब, स्किल या एग्रीकल्चर, जस्टिस, इन सबको हम प्रमोट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो रिसेंट एक रिसर्च की गई ओमिडियार नेटवर्क, ठीक है, ओमिडियार नेटवर्क इंडिया और बीसीजी, इनका ये कहना है कि डिजिटलाइजेशन के चलते इन सेगमेंट्स का, कौन से, हेल्थ, जॉब, स्किलिंग, एग्रीकल्चर, बोले ये अगर जैसे डिजिटाइज हो जाता है ना तो हमारे यहाँ पर 35 लाख करोड़ का एडिशनल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो पाएगी, जिसमें जॉब क्रिएशंस भी होंगी और जीडीपी में एडिशन हो जाएगा। इसके अलावा इसी तरीके का एनालिसिस सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च ने भी ये कहा है कि हमारे जीडीपी में नहीं करते भी ना लगभग 5% एडिशन हो जाएगा डिजिटाइजेशन पे, जैसे ही हम हेल्थ को, एजुकेशन को, या फिर आप कह सकते हो लॉजिस्टिक्स की हमने बात की अभी प्रीवियसली, स्किल की डेवलपमेंट की बात की, ट्रैवल की बात की, ये सारी चीज़ें ऐड होते हैं हमारे जीडीपी में 5% एडिशन और हो जाएगा। अब देखो ये तो सारी बातें हमने कर ली कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम मूव करेंगे तो इतना बेनिफिट होगा, पर डिजिटल सेगमेंट में हम टेक्नोलॉजी की ही बात करें इतने से में काम नहीं चलेगा, हमें नॉन टेक लेयर्स पर भी समझना होगा। भाई सीधी सी बात, आप सर्विसेज किसको देना चाह रहे हो, एक ह्यूमन बीइंग को देना चाह रहे हो, इसका मतलब ह्यूमन बिहेवियर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कितना ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी रखता है कि हाँ जी ये नया प्लेटफॉर्म आया है और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने से मुझे कितना फ़ायदा है। दूसरी तरफ ये जो प्लेटफॉर्म्स है इनका एफिशिएंटली वर्क करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और वो वर्क करने के लिए क्या चाहिए आपको, अच्छी गवर्नेंस सिस्टम की ज़रूरत होगी। इसका मतलब हमें टेक्नोलॉजी के अलावा नॉन टेक प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो 2 इश्यूज पर हमें ध्यान और देना होगा, एक तो हो गया कम्युनिटी एंगेजमेंट और दूसरा हो गया गवर्नेंस। तो इन दोनों चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। साथ में जो ओपन डिजिटल इकोसिस्टम्स है उसके लिए हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच बनानी होगी। ओपन डिजिटल इकोसिस्टम जैसे आप देख सकते हो कि कहीं पर भी हम लॉगिन करते हैं या फिर कहीं पर भी हम कोई फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो हम वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर पाते हैं और साथ में हम कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी खुद की भी देते हैं। जैसे आपने लॉगिन किया तब जा करके वो एक्सेसिबिलिटी इंश्योर होती है। तो इस केस में क्या हो गया कि आपको ओपन डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप करना है जिसमें टेक्नोलॉजी भी आपकी रोबस्ट होनी चाहिए, एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए और गुड गवर्नेंस भी आपको प्रमोट करनी चाहिए। तो ऐसे में राइटर्स हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया में हम वाकई में इस ओपन डिजिटल इकोसिस्टम को हम वाकई में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमें नॉन टेक लेयर है ना, जो हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और गुड गवर्नेंस की बात की, उस पर हमें प्रायोरिटी या फोकस्ड मैनर में ध्यान देना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो एक रोबस्ट या एक डेटा प्रोटेक्शन का प्रोविज़न है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। अभी तक भी हमारे यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का पार्लियामेंट में अभी तक भी पार्लियामेंट में ही है, क्योंकि इश्यूज इतने सारे आ रहे हैं बैक टू बैक, जिसके चलते अभी वो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ यूनिवर्सल एक्सेस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाँव के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने में, शहरों के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और शहरों में भी जो गरीब लोग हैं उनके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी करेक्ट करनी होगी, मतलब इंडिया के हर एक सिटीजन को ये फैसिलिटी अवेल हो, तब इसके लिए हमें क्या करना होगा, यूनिवर्सल एक्सेस इंश्योर करना होगा। और फिर अकाउंटेबिलिटी, कि कहीं पर अगर कोई गड़बड़ मिलती है तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। तो ऐसे में हमें एक प्रॉपर, कहते हैं ना कि एक 3 pronged स्ट्रेटजी बनानी होगी
इसमें राइटर्स हैं वो फर्स्ट तो डेटा की बात कर रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है, एक रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो हमारे यहाँ पर होना चाहिए, पर वही चीज़ अभी तक तो मैंने आपको बताया कि है नहीं, पारित हुआ नहीं है हमारे यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के, अभी कुछ आगे प्रोग्रेस है नहीं। दूसरी तरफ आप कंसेंट की बात करते हो, जैसे हेल्थ रिपोजिटरी में हमने देखा ना कि जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे तो वहाँ पर कंसेंट की बात भी की गई है। कंसेंट का मतलब सहमति। पर सवाल ये है कि आज जब भी कोई प्लेटफॉर्म एक्सेस करते हो, फॉर एग्जांपल मान लो कोई एप्लीकेशन डेवलप कर दी किसी भी कोई कंपनी ने, और वो एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते हो अपने स्मार्टफोन में, आप खुद पढ़े लिखे हो, आपकी बात हो रही है या फिर मेरी खुद की, तो इस केस में हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कि हाँ जी, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको ये टर्म्स एंड कंडीशनलिटीज़ समझनी होगी। और फिर आप और मैं क्या करते हैं, इतना लंबा लिखा हुआ होता है वो, जिसको हम पढ़ने की बजाय देखते हैं कि हाँ जी भाई एग्री कहाँ लिखा हुआ है, और हम बिना पढ़े और टिक कर देते हैं और ओके आई एग्री ऐसे करके हम आगे सबमिट कर देते हैं। तो बोले ये जो बिहेवियर निकल के आ रहा है ना, ये बिहेवियर कहीं ना कहीं रिस्क में डाल देता है एक सिटीजन को, एक इंडिविजुअल को। पहली चीज़ कि एप्लीकेशन एक इंडिविजुअल को यूज़ करनी है तो उस एप्लीकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन को वो यूज़र डेफिनेटली मानेगा, पर एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए ना कि वो टर्म्स एंड कंडीशन में है क्या। तो ऐसे में राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि केवल कंसेंट देने से काम नहीं चलेगा। कंसेंट तो कोई आदमी मजबूरी में कैसे दे देगा कि भाई तू एक बार ले ले, हाँ ठीक है तू कैसे भी कर मेरा काम कर एक बार, पर उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो तो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि जब यूजर कोई भी प्रिवेसी पॉलिसी को अगर साइन करे तो उस प्रिवेसी पॉलिसी में एक तो सही स्टैंडर्ड में एक होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कीवर्ड्स वो लिख देगी जो भी एप्लीकेशन है या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होगा, उसको यूज़र 2 मिनट में आराम से आसानी से देख पाए कि हाँ जी कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कंडीशनैलिटीज़ यहाँ पर है। अब आप एकदम बारीक बारीक शब्दों में बहुत कुछ लिख करके दे देते हो तो वो एक यूज़र के लिए पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो उस टाइम पे एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है या कोई भी डिजिटल सर्विस अवेल कर रहा है, तो उसके पास इतना टाइम थोड़े ना है। ठीक है, तो ऐसे में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी, जो प्रिवेसी पॉलिसी है वो फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो एक कम से कम कुछ टाइम दे करके और फिर वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़े। तो बोले कंसेंट का मतलब तो ये बनता है, ठीक है, एक वेल इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, सहमति भी हो तो सोची समझी। दूसरी जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं वो ये कि जो डिजिटल डिवाइड है उसको हमें ठीक करना होगा। डिजिटल डिवाइड का मतलब मैंने बताया अभी कि हम चाहते हैं यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना, तो गांव के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, गरीब लोगों को भी फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर जो वुमेन है उनके पास में भी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसे में आज अगर हम देखें तो ORF के द्वारा रिसर्च की गई है, उसमें यह था कि इंडियन वुमेन मेल के कंपैरिजन में 15% कम स्मार्टफोन रखती हैं। मतलब अगर 100 बंदों के पास में स्मार्टफोन है ना, तो फीमेल्स के पास में कितना है, 85 के पास में। और अगर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो ये शॉर्टेज 33% तक पहुंच जाती है। तो ये डिजिटल डिवाइड भी करेक्ट करना ज़रूरी है। तो हमें किसकी ज़रूरत है, एक फिजिटल अप्रोच की। फिजिटल अप्रोच का मतलब वो क्या हो गया कि सोसाइटी में जो हम बिहेवियर देख रहे हैं, सोसाइटी में जो एक कहते हैं ना कि जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उसे भी ध्यान में रखना है, और दूसरी तरफ हम उस बिहेवियर को करेक्ट करें अगर कहीं पे कोई इशू है, और उस करेक्शन के साथ में फिर डिजिटल पेनिट्रेशन इंक्रीज करें। तो इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको हम इनकरेज कर सकते हैं। कैसे कि जैसे आपको पता है बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए गाँव में जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको अपॉइंट किया हुआ रहता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन इंडिविजुअल्स को किस नाम से बोलते हैं, मतलब मोबाइल बैंकर्स होते हैं वो बेसिकली, उनके हाथ में एक बैंक के साथ में उनका कोलैबोरेशन होता है, और वो फिर गांव में जाकर के जैसे आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है तो उसमें अंगूठा लगवाया, फिर जो भी था, मतलब एजुकेशन की भी तो कमी है ना हमारे यहाँ पे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अंगूठा लगवा दिया, आधार का डेटा ले लिया, मतलब आधार कार्ड एंटर करके और पैसे डिपॉजिट कर दिए, पैसे विड्रॉ करवा दिए। तो जो बूढ़े लोग हैं या फिर जो लोग गांव छोड़ करके सिटी में या टाउन में जा करके अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको उनके घर के दरवाजे पर ही वो फैसिलिटी मिल जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए, हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रॉपर मैनर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी होगी, डिप्लॉयमेंट करना होगा। दूसरा,
कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसका प्रॉपर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। इसका मतलब कि आप लोकल जो ट्रस्टेड इंटरमीडियरीज हैं ना उनको अपॉइंट करो। वही चीज़ आगे जो मैंने अभी बताई आपको कि कैसे भी करके जो टेक्नोलॉजी में जिन लोगों का हाथ थोड़ा दंग है ना, उनकी सहायता के लिए लोकल्स को हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे जॉब क्रिएशन भी होगी कितनी अच्छी। ठीक है, और जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर उनकी एक्सेसिबिलिटी होगी तो कितना फ़ायदा होगा। और फिर बाद में तीसरा सजेशन कि देखो बात ऐसी है कि हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और इंडिया लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। और जिस तरीके से अभी रिसेंट टाइम पे यूपीआई की बात करो या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करो या कोविन की बात करो जिसके बेसिस पे हमने वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपना रिकॉग्निशन गेन किया है। तो हमें एक रोबस्ट गवर्नेंस सिस्टम की ज़रूरत है, एक एंकर इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए राइटर बोल रहे हैं कि हमें जो है एक ओपन डिजिटल इकोसिस्टम काउंसिल स्टैब्लिश करनी होगी नेशनल लेवल पे, जो कि प्रॉपर मैनर में सेक्टर स्पेसिफिक, कहते हैं ना कि एक होता है कि आप हेल्थ के लिए काम करना चाह रहे हो, जैसे हमने बात की हेल्थ, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के लिए अलग अलग एंटिटीज़ हमें डेवलप करनी होगी। जैसे कि आधार को जो मेन रोल आधार का जो है उसके लिए सेंट्रलाइज्ड एंटिटी क्या है, UIDAI, जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के बेसिस पे इस्टेब्लिश हुई है। इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसके तहत आपको पता है इंश्योरेंस फैसिलिटी और ये दी जाती है, उसमें वो भी हमारी जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसके अंडर में इम्प्लीमेंट होती है। तो ऐसे में ओपन डिजिटल इकोसिस्टम हम डेवलप करना चाह रहे हैं तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो कि एक सही तरीके से गाइडलाइंस इशू करे, उन सर्विसेज को टाइमली इम्प्लीमेंट होते हुए इंश्योर करे, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी करे। तो इसके लिए इंस्टीट्यूशंस को सेटल करना ज़रूरी है, और उन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए, या कहते हैं ना कि सबको एक बराबर ट्रीटमेंट मिलाने के लिए ज़रूरत है एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन जिसका नाम रहेगा नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम काउंसिल। मतलब इस तरीके से नाम तो कुछ भी हो सकता है, बट ये एक अपने आप में कहते हैं ना कि आइडिया दिया है राइटर ने कि कैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया, तो एक तो इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन, एक हो गया इंक्लूजन, और तीसरा हो गया कि आप गवर्नेंस को प्रमोट करो। गवर्नेंस के लिए इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, फ्रेमवर्क होनी चाहिए, जिसमें एक नेशनल लेवल की काउंसिल होगी जो कि सेक्टर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती रहेगी, जिससे कि डिजिटलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ऐसे में हम केवल कहते हैं ना कि केवल डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो केवल टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे के नहीं बढ़ सकते, हमें नॉन टेक लेयर्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस, इन तीनों लेयर्स को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था जो हमने देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द फायर नेक्स्ट टाइम। आर्टिकल को लिखा है RN पटेल जी ने। देखो अभी रिसेंट अगर हम बात करें 2021 के टाइम की, तो इतनी वाइल्ड फायर्स देखी गई हैं जिनमें इंडिया में भी अगर हम नोटिस करें तो उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अलावा उड़ीसा में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जहाँ पर इतनी गजब की आग लगी जिसकी वजह से पेड़ पौधे तो जल ही गए, बाकी साथ साथ में वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। वहाँ की स्पीसीज़ हैं वो बहुत हद तक ख़त्म हो गई, और वो लेवल क्या था, माइक्रोस्कोपिक। दैट मीन्स छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए, और बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो तो वैसे ही नहीं रह पाए। दूसरी तरफ ये इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में फॉरेस्ट अपना रोल प्ले करते हैं, उतना शायद हम टेक्नोलॉजिकली दूसरे सेगमेंट्स में डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट डेवलप होता है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को उनकी डेली रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरी होती हैं, उनकी लाइवलीहुड भी आसानी से चलती रहती है। इसका मतलब जो लोकल कम्युनिटी है या फिर कह सकते हैं जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके लिए भी वहाँ पर फॉरेस्ट अपने आप में एक घर और एक पूरा बड़े सिस्टम की तरह काम करता है। तो ऐसे में हम एक तरफ तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम लूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में
फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट का प्रमोशन दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो एक सहयोगी का काम करते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, दिमाग में कुछ चीज़ें सेट हुई हुई है जो कि ब्रिटिशर्स के पीरियड की है। जैसे कि उन्होंने क्या कर दिया था कि जंगलों में एकाधिकार बनाने के लिए जंगलों में रहने वाली इन प्रजातियों को या फिर जो भी जो हमारे ये ट्राइब्स थे इनको वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, हैबिचुअल ऑफेंडर बना दिया इन लोगों को, जिससे कि उन्होंने सारा का सारा इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन किया। एक तरफ तो जंगल बर्बाद कर दिए और दूसरी तरफ वहाँ पर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनकी ज़िंदगियों को भी क्राइसिस में डाल दिया। तो बोला इस बिहेवियर को हमें छोड़ना होगा। हमें ज़रूरत है कि भाई हम अभी जो क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है या ग्लोबल वार्मिंग का जो मुद्दा है इस पर हम फोकस करना चाह रहे हैं ना, तो उसको हमें एफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट ड्वेलिंग की जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं, जो भी ट्राइबल है जो जंगलों में रहते हैं लोग, उनका कोऑपरेशन लेते हुए हम बहुत कुछ आसानी से कर पाते हैं। इवन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में भी है कि हमें ग्लोबल वाइल्ड फायर से जंगलों में जो आग लगती है उसको हमें कंट्रोल करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों कि एक तरफ जंगल जो है वो कार्बन को ट्रैप करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं जंगलों में अगर आग लग गई तो वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। तो ऐसे में और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का स्कोप बन जाता है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर देखें, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें हमारे कमिटमेंट सीधे हैं कि भाई हम 2030 आने तक लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट को एब्जॉर्ब करने की व्यवस्था करेंगे, जिसमें एक जो पिलर है वो रहेगा फॉरेस्टेशन को इंक्रीज करना। इसमें क्या होगा कि एक तो आप जंगल ज़्यादा लगाओगे और दूसरा इकोसिस्टम तो आपका सेपरेट सिस्टम तो बनेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड का इनका एब्जॉर्प्शन होना लगी जाएगा। साथ साथ में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर लगभग 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि सीधा का सीधा फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो अपनी लाइवलीहुड की बात करें, चाहे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सिस्टेंस कि अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करें। और ये डेटा किसने रिलीज़ किया है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। मतलब इंडिया में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि जंगल या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे सीधा डिपेंड करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें कंपेल करते हैं कि जी आप फॉरेस्ट्स को इंक्रीज करो। ठीक है, इसके आगे अगर देखें, और ये जो 30 करोड़ लोग हैं या तो वो जंगलों में रहते हैं, जंगलों के आसपास के एरिया में रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में इनका अभी आने वाली, अब समर्स आने वाली है, ड्राई सीजन है वो प्रिवेल करेगा और जो घास फूस है वो सूख जाएगा, तो आग लगने का चांस बढ़ जाएगा ना। तो ऐसे में इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को या फॉरेस्ट ड्वेलर्स को हमें साथ में लेना ज़रूरी है, क्योंकि इनको ग्रास रूट लेवल का नॉलेज है और ट्रेडिशनल नॉलेज है, वही हेल्प करता है हमेशा जब भी आप कभी कोई क्राइसिस में आ जाते हो तो, ठीक है ना। तो जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है या जो ड्वेलर्स हैं उनकी हम हेल्प ले सकते हैं। और ऐसे में उन लोगों ने अपने आप को रेडी भी कर लिया है, पर वही है कि अगर उनको हम उनके राइट्स इंश्योर नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उल्टा वो डरेंगे। ठीक है, जो कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है उनको हमें हम जो कहते हैं ना कि एक तो नेचुरल वर्ल्ड रीजनरेट करना चाह रहे हैं, फॉरेस्ट को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो एक फाइन ट्यूनिंग बिठाने की ज़रूरत है जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिल करके और फिर ये वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वाइल्ड फायर्स को रोक सकते हैं। तभी जाकर के देखो हमारा प्लेनेट का इकोसिस्टम है वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें तो आज की जो 21st सेंचुरी की जो हाल है वो कुछ ऐसा चल रहा है जो कि लगातार इन लोगों को जिस तरीके से फॉरेस्ट की एक्सेसिबिलिटी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इनकी बंद की गई थी ना, उसका रिजल्ट ये है कि आज ये गरीबी के चंगुल में है। और कहते हैं ना कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनकी कहते हैं ना दया और रहमो करम पर निर्भर हो चुके हैं, नहीं इनकी एक इंडिपेंडेंट लाइवलीहुड हुआ करती थी। अभी भी अगर देखें तो जहाँ पर जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट हमारे यहाँ पर अवेलेबल है 2006 का, उस एक्ट के प्रोविजंस आप ज़रूर पढ़ोगे एक बार, है ना। लोकल कम्युनिटीज़ के लिए इस एक्ट से रिलेटेड आपको डेफिनेटली कंजर्वेशन और जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग में। और इसमें से प्रीलिम्स में भी सीधे क्वेश्चन आते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट
2006 में, है ना। तो इसके प्रोविजंस को आप ज़रूर पढ़ोगे एक बार। तो 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों को भी एम्पावर करने का हमारा ड्यूटी बनता है। तो ऐसे में जो आग रोकने से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें सीधी सी इन लोकल कम्युनिटीज़ को हम एक तरीके से इनका पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकते हैं। दूसरा, इनका सोशो इकोनॉमिक साइकिल है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इनका जब प्रॉपर एंगेजमेंट हो जाएगा ना जंगलों के साथ में या वाइल्ड के साथ में, वाइल्ड एरियाज़ के साथ में, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो बेगा और गोंड कम्युनिटी रहती हैं। ये बता रहे हैं एग्जाम्पल छोटा सा, कि यहाँ पर ये लोग आग के बारे में इतना नॉलेज रखते हैं कि कैसे जंगल में और कितने लेवल तक उनको आग फैलानी है, जिससे कि उनकी खुद की लाइवलीहुड है वो भी आसानी से फुलफिल हो सके और साथ में इकोसिस्टम के लिए भी बेनिफिट हो। जैसे यहाँ बेगा और गोंड कम्युनिटी की बात बता रहे हैं कि महुआ के पेड़ के नीचे इस कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, स्प्रिंग के टाइम पे, और फिर उसके बाद में और नीचे उन पेड़, महुआ के पेड़ के नीचे आग लगा देते हैं। आग लगाने से एक तो बेनिफिट ये हो गया कि वो ग्रे स्केल बन जाता है। ग्रे का मतलब कि नीचे कलर तो कुछ दिखेगा नहीं, आग जलने के बाद राख बन जाएगी, तो वो जो महुआ के फूल या जो भी फ्रूट्स हैं वो नीचे गिरेंगे, तो उनको कलेक्ट करने में आसानी रहती है। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पर वो जो आग लगा देते हैं, तो उससे आसपास में अगर कोई उन पे अटैक करने के लिए, कोई मान लो कि कोई वाइल्ड बीस्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई बेयर आ जाए या कोई भी अटैक करने के लिए जानवर अगर आ जाए, तो वो भी वहाँ से उनसे डर के दूर चला जाए। और साथ में वो जो आग उन्होंने लगाई है, उस आग का बेनिफिट पॉलिनेशन, ये कहते हैं ना कि पॉलिनेशन जो हम पुट करना चाहते हैं, कि पॉलिनेशन के बिना जो है एक्चुअल में प्रोडक्शन हो नहीं पाता है प्रॉपर, अगर देखा जाए तो इकोलॉजिकली हम देखें तो उसको भी प्रमोशन मिलता है। इस चीज़ को हम थोड़ा इससे भी समझ सकते हैं कि यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जो एक न्यू वर्ल्ड जब डिस्कवर हुआ था कोई ज़माने में, जब सी वॉयर्स पर निकले थे लोग, है ना, तो उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, ठीक है। वो अपने आप को एडवांस समझते हैं, तो इस चक्कर में वो लोग यूरोप छोड़ करके सेटल तो हो गए अमेरिका में, और अमेरिका में जो लोग वहाँ के लोकल्स थे, जिनको रेड इंडियंस बोला जाता है, उनको वहाँ उन्होंने कर दिया अंडर एस्टिमेट कि अरे यार ये तो आदिवासी लोग हैं। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की ना, वैसे ही इन्होंने भी अपनी तरफ से ये अब दिमाग लगाया। तो नेटिव अमेरिकन्स का जो नॉलेज था वो इग्नोर हो गया, और रिजल्ट क्या रहा, कैलिफोर्निया में 2021 में क्या गजब की आग लगी, जो कि समझ में ही नहीं आई कि कैसे रोकी जाए। तो नेटिव्स को इग्नोर करना कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, आप भी समझते हो। इसके आगे जो नेटिव्स हैं उनको देखो, गुड फायर का आइडिया रहता है। आग, जंगल में लगने वाली आग जो कि अच्छी हो, वो कैसे? गुड फायर का मतलब कि मान लो कोई बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर ड्राई सीजन प्रिवेल कर रहा है, तो ऐसे में अगर छोटे छोटे पैचेज में थोड़ी थोड़ी आग लगा दी जाए, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये जो एरिया जहाँ पर आपने बर्निंग पहले कर दी और उसको, आग को आपने बुझा दिया टाइम पे, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक बार अगर गलती से कहीं पे भी फॉरेस्ट फायर आउटब्रेक होता है, तो वो पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय ना करके एक छोटे से पैच को ही डिस्ट्रॉय करके रह जाएगी। तो ये आइडिया लोकल कम्युनिटीज़ को ही है। और साथ में ये जो अच्छी फायर है, ये अच्छी फायर कैसे है, जर्मिनेशन में हेल्प करती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जब वो आग लगती है तभी वो जर्मिनेशन प्रॉपर हो पाते हैं। जैसे कि मान लो कि जो सीड्स हैं उनमें क्रैक आने के बाद में उनका जर्मिनेट होना, तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो वो आग का यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ हो गई। तो अपने आप में ये लोकल कम्युनिटी का नॉलेज कितना हेल्प कर सकता है। पर वही चीज़ है कि लोकल कम्युनिटी वाले छोटे छोटे आग के पैचेस जलाते हैं, और उसकी वजह से हम क्या सोचते हैं, हम अपने आप को, जो कंक्रीट जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, हम लोग कंक्रीट जंगल में रहते हैं शहरों में, चारों तरफ देखो छत पे जाकर आपको दिखेगा ही केवल जंगल ऑफ कंक्रीट्स, नथिंग एल्स। तो उसमें हम क्या समझते हैं कि ये फॉरेस्ट फायर लगा करके लोकल कम्युनिटी वाले ये बर्बाद कर रहे हैं इकोसिस्टम को, जबकि वो उनकी वजह से वो सर्वाइवल करते हैं। दूसरी चीज़, हाँ, अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनको अवेयर करना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना, कि जी आप अगर यहाँ पर आग लगाते हो तो किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो, जैसे स्लैश एंड बर्न, हम एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करें, जिसको नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग बोलते हैं, और बाकी दीपा, अलग अलग नाम, राजस्थान में वालर बोल दिया जाता है, या फिर आप देखोगे छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार वाले एरिया में डिप्पा बोला जाता है, DIPPA।
तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, इनमें वो अगर आग लगाते हैं पेड़ पौधों को काट करके, तो उनको इस बारे में नॉलेज हो ना कि हाँ जी आसपास में कितना ड्राई वेजिटेशन है वो पड़ा है, उनको अगर आग लग गई तो पूरे फॉरेस्ट को लॉस हो सकता है, तो वो सोच समझ करके फिर डिसीजन ले सकते हैं, पर उनको पहले से ट्रेडिशनली ये नॉलेज होता है। इसके आगे राइटर है वो ये बता रहे हैं कि आईआईटी मंडी के कुछ स्कॉलर्स ने वहाँ के एरिया में एल्पाइन फॉरेस्ट, मतलब पहाड़ों पर होने वाले जो जंगल हैं, उनमें उन्होंने रिसर्च की हिमालयन फुट हिल्स में, तो देखा कि वहाँ पर जो लोकल जो वेजिटेशन है ना, वो आग के खिलाफ में रेजिस्टेंट है। हिमालयन एरिया की अगर बात करें, उत्तराखंड में तो आग लगती है, पर हम ये मंडी वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया की बात करें ना, तो वहाँ पर आग के केसेस कम आते हैं। तो ऐसे में जब उनके पास में इतना और मतलब जब लोकल्स के बारे में, मतलब लोकल कम्युनिटी से थोड़ा इंटरेक्ट किया और दूसरा रिसर्च जब की, देखा, ऑब्जर्व किया, तो पता पड़ा कि वहाँ पर आग के इंसिडेंट कम आ रहे हैं। तो उस केस में वहाँ पर जो चिड़ पाइन होता है ना, ये भी अल्पाइन प्लांट है, ठीक है, चिड़ पाइन के जो निडल्स हैं, निडल मतलब तीखी तीखी पत्तियाँ होती हैं ये, ठीक है। अल्पाइन आपको पता ही है ना, इस तरीके से पेड़ होते हैं जिन पे स्नो है वो टिक ना सके, और उनकी जो पत्तियाँ होती है वो ब्लेड नुमा होती है, ठीक है। तो ऐसे में वो निडल्स है ना, उनको इकट्ठा करके, क्योंकि वो जल्दी से जलती नहीं है, तो उन निडल्स का यूज़ करना किसमें, एज ए मतलब बायो पैलेट बनाने में, मतलब उन निडल्स को कंप्रेस करके उनकी प्रोसेसिंग करके इस तरीके से कंपोनेंट बना देना, गोल गोल से पैलेट, मतलब गोलियां बना देनी, और उनका यूज़ करना कोल इंडस्ट्री में। जैसे कोल बेस्ड हम मान लो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनमें कोयले के साथ में उन बायो पैलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो कम बर्न होने देंगे कोयले को, और साथ में एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस, मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा लाई जा सकती है। तो बोले ये भी एक यूज़फुलनेस आती है। इसके आगे अगर हम फॉरेस्ट फायर्स को हम कॉम्बैट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना होगा, जिसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट एजेंसीज, स्टेट लेवल पे या यूनियन लेवल पे, और साथ में ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इनका एंगेजमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ होना चाहिए, मतलब लोकल्स, एडमिनिस्ट्रेटर सब, और साथ में टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है ना, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में ये जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले इंडिविजुअल्स है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हो चाहे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो, इनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है राइटर के द्वारा, तब जाकर के इस डिजास्टर को हम सही से टैकल कर पाएंगे, नहीं तो फिर से गर्मी आ रही है, प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, ये जो स्टबल बर्निंग के जो इंसिडेंट्स रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जंगलों के आग को बढ़ाने में अपना काम कर देते हैं। भाई सीधी सी बात है, खेत है यहाँ पर, और उस खेत में आग लगा दी स्टबल्स को, ठीक है। अब जैसे आप देखते हो नवंबर दिसंबर के टाइम पे ऐसा हम देखते हैं ज़्यादातर, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, अब वो आग लगा दी जाती है, और उसकी वजह से अगर आसपास में जंगल सूखे हैं तो उनमें आग लगेगी, और उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर में कन्वर्ट हो गया वो। तो ऐसे में एग्रीकल्चरल लैंड है ना, वहाँ पर भी एक सही तरीके से हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव मैनर में काम करवाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसके आगे जंगल्स की बात करें तो देखो, डाइवर्सिटी की कमी नहीं है हमारे यहाँ पर, इकोसिस्टम हमें मेंटेन करना ही हमारा टारगेट है। तो इसके लिए देखो, हमें हमारे सिविलाइजेशन को अगर कंटिन्यू करवाना है तो लोकल्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, ट्राइबल कम्युनिटी को भी हमें प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। इसमें हमारी जो रिलेशनशिप है कम्युनिटी की, फॉरेस्ट की, और कम्युनिटी कौन सी, ट्राइबल या फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटी, और हम जो जंगल्स में रहते हैं, कौन से, कॉन्क्रीट जंगल में रहते हैं, तो इनके बीच में जो एक गैप है ना, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए, है ना, एंगेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर राइटर के बताने थे कि नेचर की रिदम को ना रोकते हुए हमें ध्यान रखना होगा कि कैसे फॉरेस्ट और वहाँ पर रहने वाले लोगों की इंटरडिपेंडेंसी है वो इंश्योर होती रहे, जिससे कि इकोसिस्टम कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है ऑटोक्रेट्स एंड ऑयल। आर्टिकल को लिखा है विक्रम सिंह मेहता जी ने। देखो, इनका ये कहना है कि अभी रिसेंटली हमने साजिद चिनॉय जी का एक आर्टिकल डिस्कस किया था, क्रूड प्रेशर, ठीक है, 2-3 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था, आप देख सकते हो वीडियोस में जाकर के, थंबनेल पे लिखा हुआ है ना, क्रूड प्रेशर, ठीक है। तो उसमें आर्टिकल में ये बताया था कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस राइज हो रही हैं, जैसे कि उसमें बताया था लगभग $116 पर बैरल तक अभी तक राइज हो चुका है। तो राइटर हैं यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से कंसर्न्स जो बताए थे, बेशक एकदम सही बात है वो, कि मैक्रो इकोनॉमिकली हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें इन्फ्लेशन सबसे बड़ी मुश्किल है,
रही सही में इसके पीछे कारण क्या क्या है? एक तो लो प्रोडक्शन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, और रही सही में ये वॉर जो आउटब्रेक हो गया यूक्रेन में, उसके बाद में बोला हाल और भी ख़राब होने वाला है। तो एक तो सवाल ये है कि यूक्रेन वॉर का हमारे यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी पे क्या असर रहेगा, क्या हम लेसन्स ले सकते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से, और कैसे हमें पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करें तो 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस आया था, उस टाइम पर बैरल $145 तक पहुंच चुका था। तो बोला इतना महंगा तो अभी तक भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि अगर पर बैरल मतलब क्रूड ऑयल की प्राइसेस और भी राइज हो जाए तो ये मान के चलो इससे भी महंगी परिस्थितियां हमने झेली है। दूसरी परिस्थिति ये बताई जा रही है कि जिस तरीके से अभी यूनाइटेड स्टेट्स अपनी तरफ से ये जो फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन है जिस स्पीड से बढ़ा रहा है, उस स्पीड से अगर देखें तो आज एलएनजी का प्रोडक्शन यूएसए में बहुत ज़्यादा होता है, और आज ग्लोबल सप्लाई चेन में एलएनजी में यूएसए बहुत आगे है, एक लीडर के तौर पे रोल प्ले कर रहा है। पर सवाल ये है कि यूएसए सप्लाई तो राइज कर रहा है, पर उस सप्लाई को क्या वो इंटरनेशनल पूरे मार्केट में एक्सपेंड करेगा या फिर वो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज पर फोकस करेगा? क्योंकि यूएसए की कम्युनिटी कैसी है? कैपिटलिस्ट। वहाँ के लोग क्या करेंगे? मार्केट इकोनॉमी पे काम करते हैं। मार्केट इकोनॉमी क्या कहती है कि जी जहाँ पर उनको ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसी मार्केट में वो अपना प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो ऐसे में चांसेस ये हैं कि यूएसए के एलएनजी प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बावजूद भी वो यूरोप को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके आगे अगर देखें, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है, नहीं तो क्या इतना महंगा थोड़े ना होता। पर वो प्रोडक्शन जो है गल्फ कंट्रीज हैं वो कर ही नहीं रहे। ओपेक प्लस कंट्रीज को कितना ज़्यादा इंसिस्ट करना पड़ रहा है, तब जाकर के वो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन को राइज करने की बात करते हैं। रही सही में रशिया जो है वो आपको पता है नेचुरल गैस सप्लाई में ये भी एक की रोल प्ले करने वाला कंट्री है। तो वो भी अब कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में तो रिलेशनशिप बिगाड़ चुका है। पर हाँ, जहाँ तक है ये एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर तो देखो यूरोप अभी भी रशिया से दूर नहीं जा सकता। पर अगर रशिया अगर इस केस में थोड़ा सा भी डिसरप्शन फील करता है तो रिजल्ट ये होगा कि रशिया जो है वो चाइना के पास में चला जा रहा है, क्योंकि रशिया को तो क्या है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने से क्या है, उसकी खुद की जो इकोनॉमी है वो सर्वाइवल में चले। और आज की जो जियोपॉलिटिक्स की हम परिस्थिति देखें तो उसमें रशिया के साथ में चाइना जो है वो खड़ा दिख रहा है पूरा का पूरा। तो उस केस में रशिया जो है वो डिपेंड भी चाइना पे करेगा। फिर आ जाओ कि हमारे यहाँ पर जो हम अर्निंग करते हैं एक्सपोर्ट करके, हमारे देश की अर्निंग वो डिपेंड करती है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है ना, क्रूड ऑयल तो हम मंगाते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद में जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं ना उनको हम सेल करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे फिर वो डीजल हो, पेट्रोल हो, या फिर नेफ्था हो, या फिर कोई दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो। तो उसमें आप मान के चलो कि हम लगभग 39 बिलियन डॉलर की जो रेवेन्यू है वो जनरेट करता है इंडिया अकेला, ठीक है। ये 2021 का डेटा ये कहता है। तो उस पर भी आप मान के चलो कि एक्सपोर्ट जो है ना वो डिक्लाइन करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है क्रूड ऑयल ही महंगा आ रहा है, तो हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होंगे प्रोसेस के बाद में उनको भी हम थोड़ा महंगा बेचेंगे तो मार्केट नहीं खरीदेगा। तो ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो कि डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहे हैं। फिर आ जाओ हम थोड़ा सा कंपनी वाइज अगर देखें, देखो ओएनजीसी एक कंपनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करती है एनर्जी सेक्टर में। जैसे कि रशिया में एक फैसिलिटी है जिसका नाम है वैंकोर ऑयल फील्ड, वहाँ पर ओएनजीसी के स्टेक्स है कितने, 26%, ठीक है। अब रशिया में तो आपको पता है कितना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, साइबेरियन रीजन की बात करो या शेल्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात भी करें तो रशिया के पास में कोई कमी नहीं है, कितना बड़ा कोस्टल एरिया है। तो वहीं पर आपको पता है कि फॉसल फ्यूल ज़्यादातर मिल जाते हैं। इसके आगे आप देखो सखाइलिन 1, उसमें भी जहाँ से ऑयल और एलएनजी एक्सपोर्ट होती है उसमें भी ओएनजीसी के 20% स्टेक्स हैं। तो दोनों तरफ अगर देखें तो यहाँ पर ओएनजीसी के स्टेक्स अच्छे हैं तो इंडिया को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पर सवाल क्या है कि इन एरियाज में या फिर रशिया में जो भी ऑयल फैसिलिटी है, ऑयल फील्ड है या फॉसिल फ्यूल फील्ड अवेलेबल है ना, जहां से वो एक्सप्लोर करते हैं नेचुरल गैस को या क्रूड ऑयल को, वहां पर वेस्टर्न कंपनीज ने भी इन्वॉल्वमेंट दिखा रखा है, वहां पर वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे कि एक्सोन, बीपी, शेल, ये कुछ कंपनियां हैं जो कि यूरोपियन कंपनीज है जो वहां पर ऑपरेट कर रही है रशिया में।
पर आपको पता है रशिया और वेस्ट के बीच में टेंशन है ना, तो ये कंपनीज अब क्या करेंगी, वहां से अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेंगी। अब विड्रॉ करेंगी तो सीधी सी बात है, स्पेस निकल आया, तो उस केस में ओएनजीसी अपना रोल प्ले कर सकती है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, कि भाई ये जो जगह खाली की जा रही है वेस्टर्न कंपनीज के द्वारा उसको हम ग्रैब करें। पर वही बात है, जियोपॉलिटिकली ये गलत मैसेज चला जाएगा कि इंडिया जो है वो तो पैसा का इतना भूखा है कि पता पड़ा कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज ने विड्रॉ किया, चाहे रशिया गलत था यूक्रेन के केस में, पर उसके बावजूद भी रशिया में अपनी जो एंगेजमेंट है वो बढ़ा दी, तो ये गलत मैसेज चला जाएगा। तो ऐसे में हम जल्दबाजी उधर भी नहीं कर सकते, हम अपॉर्चुनिस्टिक भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मोरली रॉन्ग हो जाएगा अभी की परिस्थिति के हिसाब से देखें तो ऐसे में ये जो ऑयल फैसिलिटीज है वहां पर हम जल्दी से एंगेज नहीं कर सकते। इसके अलावा ये तो हो गया रशिया की जमीन पर इंडियन एंगेजमेंट। अब आ जाओ इंडियन जमीन पर रशियन एंगेजमेंट। अगर हम रशिया की एक कंपनी की बात करें, रोसनेफ्ट, ये रशिया की नेशनल ऑयल कंपनी है, वो इंडिया में वादीनार में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। और वादीनार में ऑपरेट करने के लिए रोसनेफ्ट की एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है नायरा एनर्जी। अब ये नायरा एनर्जी है ना, ये एक बैंड कंपनी है जिसको बैन कर रखा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और उस कंपनी के द्वारा अगर हम यहां पर एनर्जी एक्सप्लोर करवाएंगे तो भी हमारे साथ में प्रॉब्लम हो जाती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्रिटिसाइज करेगी। तो इस तरीके से रशिया के साथ में जो एनर्जी सिक्योरिटी हमारे डिपेंड कर रही है उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है, दोनों तरीके से, चाहे वो एरिया ज्योग्राफिकली टेरिटोरियली इंडिया का हो चाहे रशियन हो। अब देखो बात ऐसी है कि हम आने वाले टाइम पर परिस्थितियों में जूझने वाले हैं, तो यहां पर 4 ऐसे लैंडस्केप्स डेवलप हो रहे हैं, एनर्जी लैंडस्केप में 4 ऐसे फीचर्स आ रहे हैं जो हमें देखने होंगे। तो ऐसे में जो करंट सिचुएशन बन रही है उसके 4 फीचर्स हैं। पहला फीचर तो ये कि रशिया जो है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में इतना एंगेज अब नहीं कर पाएगा, कम से कम आने वाले नियर फ्यूचर की अगर बात करें तो उस चीज़ को लेकर अभी रशिया और चाइना की कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा आ रही है, दोनों कंट्रीज में एक एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि गैज़प्रॉम एक कंपनी है, उसने चाइना के साथ में अपनी खुद की एक गैस पाइपलाइन जो है उसका सेकंड फेज है वो स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट तो देखो पावर ऑफ साइबेरिया 1, इसके तहत क्या होता है कि रशिया जो है वो चाइना को गैस है सप्लाई करता है, 2019 से ये कंटिन्यू चल रही है, और इस पावर ऑफ साइबेरिया 1 की तर्ज पर ही पावर ऑफ साइबेरिया 2 ये अब इस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में चाइना और रशिया की एंगेजमेंट एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रही है। दूसरा अगर हम देखें तो यूएस जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पे इमर्ज होकर के आ रहा है, चाहे ऑयल की बात करें चाहे एलएनजी की बात करें। पर वही चीज़ है कि यूएसए की कंपनीज किस तरफ ज़्यादा जाएगी, जिस तरफ उनको मुनाफा ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो यूरोप पे ज़्यादा फोकस करने वाली है। तीसरा अगर हम ट्रेंड देखें, सऊदी अरब जो है वो क्रूड ऑयल मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, पर वही चीज़ है कि अपनी जितनी कैपेसिटी है ना उससे बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ी चढ़ी है। इसके आगे अगर हम देखें तो चाइना जिस तरीके से अपनी एक कमांड रखता है रेयर अर्थ मिनरल्स में, जिनका यूज़ करके हम फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाना चाहे सोलर एनर्जी की बात करें या कोई और तरीके से, तो उन पर चाइना की बहुत ज़्यादा पकड़ है। तो और चाइना जो है वो उन चीज़ों को छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे में ये 4 ऐसे सिनेरियोज हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं कि कैसे हम एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, क्योंकि इन चारों चीज़ों को ही हमें मैनेज करना होगा। तो राइटर जो है तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो बात ऐसी है कि अब जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं, एक बार अगर ये चुनाव खत्म हुए तो उसके बाद में आपको पता है अचानक से प्राइस है वो राइज होगी, किसकी, क्रूड ऑयल की। पर अगर सरकार ये सोच ले कि जी अभी हमें ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़वानी है, और ये जो हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम में काम करने वाली जो कंपनीज़ है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है, इनको अलाउ ही नहीं करे कि हाँ जी आप प्राइस राइज नहीं करोगे, महंगाई ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में ये कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। और कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं तो उनमें आपको पता है भारत पेट्रोलियम जो कंपनी लिमिटेड है, बीपीसीएल है, ये कहीं ना कहीं क्राइसिस में आ जाएगी। सरकार जो है इसका फिर डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है ही। तो पॉइंट क्या रहा है, तो एक तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, हमारे यहाँ पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके लिए। इसके आगे यूक्रेन क्राइसिस से अगर हम देखें तो हम कुछ
और लीडर्स की स्किल्स की हम बात करते हैं, स्किल तो क्या मतलब लीडर्स के पार्टिसिपेशन। तो 3 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको हमें थोड़ा समझना होगा। एक तो प्रेसिडेंट पुतिन, एक है यहाँ पर सऊदी अरब के जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो, और तीसरे हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। बोले ये 3 ऐसे लीडर्स हैं, तभी तो ऑटोक्रेट बोला ऊपर, कि इनकी मनमानी जो आती है वो अपने हिसाब से करते हैं। तो ये अपनी मनमानी करते रहते हैं। तो इनमें अगर हम हाइड्रोकार्बन मार्केट की बात करें, फॉसिल फ्यूल मार्केट जिसमें क्रूड ऑयल भी आ गया, गैस भी आ गई, दोनों की अगर बात करें, तो इसमें डिसीजन लेने से पहले ये रैशनैलिटी नहीं देखते। रैशनैलिटी का मतलब कि यार क्या करने से हमें फायदा है, क्या नुकसान। भाई ऑटोक्रेट है, अपने मन में आएगी वैसे की उन्होंने। जैसे पुतिन ने इन्वेड किया, अगर पुतिन रैशनल होते तो क्या वाकई में वो अटैक करते इस तरीके से? क्योंकि आज रशियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है और आने वाले वक्त में पता नहीं कितने क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। तो रैशनैलिटी तो नहीं है वहाँ पर। दूसरी तरफ सऊदी अरब के जो MBS हैं, दैट मीन्स मोहम्मद बिन सलमान, वहाँ के क्राउन प्रिंस, उन्होंने 2020 के Q1 जब कोविड आउटब्रेक हो गया था, जब डिमांड एकदम से कोलैप्स कर गई थी, तब उन्होंने पूरे ये जो क्रूड ऑयल मार्केट था ना, उसमें सऊदी अरब की पकड़ बनाने के लिए अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई थी। अब आप देखो कि ऐसी सोच के लोग हैं। दूसरा, शी जिनपिंग की बात करें तो इनका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये क्या सोच करके काम करते हैं, अपनी पकड़, एक टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको राइज कर रहे हैं। तो सवाल क्या है कि रैशनल जो वर्ड है ना, वो इन तीनों लीडर्स के लिए कोई मतलब नहीं रखते। जैसे हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पढ़ते हैं ना कि रैशनल का मतलब होता है कुछ सोच समझ कर डिसीजन लो, कि आपके पास में कोई प्रॉपर आर्ग्यूमेंट हो। ये तीनों इंडिविजुअल जो है ना, वो कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक है, पॉलिटिकल एम्बिशंस को लेकर के चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है। तो इस केस में ये पॉलिटिक्स को भी हमें समझना होगा इन लीडर्स की जो भी ये प्ले करते हैं। तो भाई अब इंडिया करे क्या? तो राइटर जो है ना, वो बोल रहे हैं कि मैं 5 ब्रॉड पॉलिसी सजेशन दे रहा हूं, इन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 1, कि हमें ये जो वॉलेटिलिटी है ना, इसको ये मान के चलो कि ये तो लगातार होती रहेगी, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। उसी के हिसाब से हमें पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड जो ऑर्डर है वो सेटल होगा। सेटल आप एक्सपेक्ट ही मत करो फ्यूचर में। दूसरी चीज आपको ये कि आप जो है, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, उसको हमें इंक्रीज करना होगा। इसका मतलब कि जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उस इंपोर्टेड क्रूड ऑयल को हम स्टोर करने की फैसिलिटी तैयार करें। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इंडिया में अवेलेबल है, क्या क्वांटिटी है, कौन कौन से स्टेट में है, और एक दो के नाम भी बता दो। चलो स्टेट वाइज नाम बता देना आप, जिससे आपका एक रिवीजन। और अगर नहीं बताना चाहते हो तो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज जरूर कर लेना कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो दूसरा सजेशन ये। तीसरा ये कि हमें तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ में एंगेजमेंट्स बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हम ट्रांसनेशनल गैस पाइपलाइन स्टैब्लिश कर सकें। ईरान के साथ में IPI प्रोजेक्ट जो है, ईरान पाकिस्तान इंडिया, और तुर्कमेनिस्तान के साथ में तापी, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जिससे हम हमारी गैस एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें। चौथा ये कि हमें सप्लाई चेन में चाइना से हमारी इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी होगी। हमें जो क्लीन एनर्जी की तरफ हम स्विच करना चाह रहे हैं ना, जिससे कि हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाए, तो उसके लिए हमें चाइना पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना होगा। दूसरे और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे। और पांचवा, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको ये लॉजिक डिराइव करना होगा कि ये जो ऑटोक्रेट्स है ना, जो अपनी मनमानी करते रहता है एनर्जी सिक्योरिटी को डिसरप्ट करने में, तो इनके साइक को भी हमें थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं है इनका। तो ये 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी होगी हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो 3 आर्टिकल्स थे, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया पर डिस्कस हो गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।